तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। क्योंकि क्रैश कोर्स कल लेट नाइट मतलब लेट नाइट क्या बहुत लेट से आई थी, यानी 8 साढ़े 8 बजे आई थी और अभी तक उसमें बहुत से बच्चों ने उसको क्लास कंप्लीट नहीं किया है। तो आज आप उस क्लास को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्लास आपकी कल आएगी, उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों के लिए जैसे फ्राइडे तक तो क्रैश कोर्स आएगा, सैटरडे के बाद से नेक्स्ट संडे तक फिर क्रैश कोर्स नहीं आ पाएगा, फिर मंडे से ही आएगा। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस दौरान मैं यहाँ पे हूँ नहीं और बिना वाइट बोर्ड की क्रैश कोर्स पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइम पे आप लोगों के लिए जो मैं चीज़ कंप्लीट करूँगा वो रहती है आपकी जैसे परीक्षा वाणी के बचे हुए चैप्टर है, विंसर ईयर बुक है, कुछ करंट अफेयर, कुछ ना कुछ आपको कंटेंट मिलेगा, लेकिन बिना बोर्ड के मिलेगा। ठीक है, 25 तारीख को जो छात्र अल्मोड़ा के हैं यानी जो अल्मोड़ा में रहते हैं उनसे मैं ज़रूर मिलूंगा और अपने छात्रों से मिलूंगा। ठीक है, सबसे नहीं कह रहा मैं, जो मेरे छात्र हैं जो मुझसे पढ़ते हैं जिसको कुछ गाइडेंस लेनी है, उन बच्चों से मैं लगभग 2 ढाई 3 बजे के आसपास अल्मोड़ा पहुंचूंगा और नीचे जो सिमकनी ग्राउंड है क्या है कुछ इस टाइप का कॉलेज के आसपास, वहाँ पर मैं उनसे मिलूंगा। ठीक है, देखिए लोअर पीसीएस का जो आपका बस्ता है, आप लोअर पीसीएस, ठीक है, लगभग कितने दिन है आपके पास? 60 डेज, यानी 60 दिन आपके पास अभी भी लोअर पीसीएस के हैं। और ये बहुत हैं, मतलब बहुत से बहुत ज़्यादा है। जितना समय आप लोगों को मिला है प्रीलिम्स से लेके अभी तक, इतने समय में तो मान के चलिए यूपीएससी का मेंस क्लियर हो सकता है, फिर आप तो लोअर पीसीएस का दे रहे हैं क्योंकि समय बहुत दिया गया है। और कई चीज़ें मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम में आपके लिए कुछ चीज़ें व्यवहारिक भी आएंगी, यानी व्यवहारिक क्वेश्चन आएंगे जो आपको किताबी ज्ञान के आधार पे नहीं बनेंगे, वो ऑन द स्पॉट भी आंसर लिखोगे आप। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखना। अब जैसे कोई टेक्नोलॉजी के बारे में ही आ गया जो रिसेंट, अब फेसबुक के बारे में लिखने को आ गया 25 शब्द, कोई किताब में थोड़ा ना लिखोगे आप, ये तो आप लिखोगे। इंस्टाग्राम के बारे में लिखने को आ गया, ये तो एक प्लेटफॉर्म है ना, एक सोशल मीडिया के लिए प्लेटफॉर्म है, साइट है, तो इसके बारे में लिखने आ गया तो ये तो आप किताबों से थोड़ा, तो खुद के ज्ञान पे आधारित लिखोगे ना। तो कुछ क्वेश्चन व्यवहारिक भी आएंगे। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं दोनों सेक्शन है, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, जीएस और हिंदी। ठीक है, मतलब ड्राफ्टिंग वाला जो पेपर है, सेकंड पेपर हिंदी ड्राफ्टिंग कर देता हूँ, हिंदी ड्राफ्टिंग और ऐसे राइटिंग वगैरह जो भी है इसमें। ठीक है, ऐसे राइटिंग। अब देखिए मैंने आपसे एक चीज़ कही थी, जीएस के अंदर आज से फिर से मैं टेलीग्राम ग्रुप पे एक्टिव हो जाऊंगा, लगभग 60 दिन है टेलीग्राम पे आज से एक्टिव हो जाऊंगा मैं इसमें, और लगभग 60 डेज हैं आपके पास, और 60 डेज के अंदर मतलब मान के चलिए लगभग 45 दिन तक मैं इसमें क्लास दूंगा ही दूंगा, मतलब क्वेश्चन दूंगा ही दूंगा। अब वो आगे पीछे हो सकते हैं दिन, और दूंगा सिर्फ सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि कुछ नहीं है बच्चों, जैसे आप लोगों को थोड़ा अनुभव कम होगा, होता क्या है जो सिलेबस दिया गया होता है उसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछता है। और आप जानते ही हैं लोअर पीसीएस में तो मैक्सिमम 100 वर्ड्स के आंसर पूछता है, बाकी 25 वर्ड्स के आंसर इस टाइप के पूछता है कि आप तक कभी 50 भी पूछ दे तो 100 शब्दों में आंसर, 50 से 25 शब्दों में आंसर, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये मान के चलिए इतना क्वेश्चन तो यार अगर आपने पढ़ा होगा तो 100 शब्दों में तो आप चीज़ों को समेट ही सकते हो। लिखने का तरीका क्या होना चाहिए ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको किस तरीके से शुरुआत करनी है, एंड किस तरीके से करना है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो बचे हुए 60 डेज हैं, आप एक काम करना, कई चीज़ें स्पेशली उत्तराखंड ओरिएंटेड, यानी उत्तराखंड ओरिएंटेड यानी उत्तराखंड से संबंधित जो चीज़ें हैं उसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और उत्तराखंड से ओरिएंटेड चीज़ों का क्या मतलब है, मतलब ये कि आप पेपर देने गए 200 नंबर का, अगर आप जीएस वाला पेपर देखते हैं, पहला मतलब जो भी पेपर आपका सेकंड पेपर होता है ना, पहला पेपर जीएस का होता है, तो उसमें 200 में से मान के चलिए लगभग 50 से 60 नंबर के उत्तराखंड के क्वेश्चन होंगे, लगभग 50 से 60 के आसपास उत्तराखंड, यानी 1/4 हिस्सा 1/4 पोर्सन उत्तराखंड का। और ये 1/4 यहाँ नहीं होता बच्चों, ये मेरिट को बहुत ऊपर नीचे कर देता है, आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, तो बचे हुए 60 डेज के लिए आप लोग एक चीज़ नोट कर लीजिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट पोर्टल, यानी गूगल पे जाके उत्तराखंड गवर्नमेंट पोर्टल पे आप लोग जाना, और उत्तराखंड गवर्नमेंट पोर्टल के अंतर्गत आप लोग विभिन्न लिंक टूरिज्म के देखें या आप अपने आप में किसी आयोग के देखें, किसी एक्ट के देखें, तो आपको वो चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, अदर लिंक करके देखना, बोर्ड वगैरह के बारे में देखना। जैसे एक क्वेश्चन है, सपोज जैसे मैंने एक बार आपको दिया था उत्तराखंड राइट टू सर्विस, यानी उत्तराखंड राइट टू सर्विस एक्ट कहो या कमीशन कहो, इसके बारे में अगर कभी लिखने को आता है तो आपको 25 शब्दों में 50 शब्द के लायक चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, और वहाँ पर अगर आपको मिलती हैं तो किताबी लैंग्वेज से बेहतर लैंग्वेज होगी, मतलब जो रियलिटी है उससे संबंधित ज़्यादा वो लैंग्वेज होती है। तो आप उत्तराखंड गवर्नमेंट पोर्टल पर जाके कई, जैसे उत्तराखंड चाय बोर्ड के बारे में लिखने को आ गया आपके, या टूरिज्म में आपका कॉर्बेट पकड़ दिया, नंदा देवी बायोस्फीयर पकड़ दिया, वैली ऑफ फ्लावर पकड़ लिया, और इसके अलावा कोई भी चीज़ पकड़ता है, पंचप्रयाग के बारे में आपसे लिखने को आता है,
और इसके अलावा पंच केदार के बारे में अगर आपसे लिखने का आता है, उत्तराखंड के 4 धामों के बारे में आपको लिखने को आता है, या कुछ प्रमुख मंदिर हैं वहाँ के लिखने को आता है, या कुछ प्रमुख त्यौहार हैं वहाँ के बारे में लिखने को आता है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये 60 डेज में मैं इतना जानता हूँ, देखो इन 60 डेज में उत्तराखंड का पूरा पोर्शन कवर किया जा सकता है। कैसे? आप लोग 2 तरीके की चीज़ें अपनाना। एक क्या करना, उत्तराखंड गवर्नमेंट पोर्टल में जाना, उत्तराखंड गवर्नमेंट पोर्टल गूगल पे सर्च करना। यहाँ से आप लोग जब इसकी साइट पे जाओगे तो कई चीज़ें आपको मिलेंगी इसके अंदर, ठीक है। कोई किसी विभाग का लिंक मिल जाता है, कोई टूरिज्म का लिंक मिल जाता है, या कोई आयोग वगैरह का लिंक मिल जाता है, अदर लिंक वगैरह। तो वहाँ से आप ऐसी चीज़ें जो आपके एग्जाम के लायक हैं वो चीज़ पकड़ सकते हो। दूसरा, NIC की जो साइट है, NIC ने एक साइट है, नेशनल इंफॉर्मेशन का जो संबंधित है, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, विज्ञान केंद्र कुछ होता है। तो यहाँ से आप लोग NIC की साइट से, NIC ने एक साइट डेवलप की थी उत्तराखंड में, वो हर डिस्ट्रिक्ट का भी है उसमें, यानी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की साइट, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट। इस तरीके से अगर आप हर डिस्ट्रिक्ट के 13 जिलों को देखोगे तो वहां पर उन डिस्ट्रिक्ट्स पे जब आप जाओगे तो वहां आपको अंदर कहीं ना कहीं पे लिंक मिलेगा। लिंक मतलब देखने योग्य चीजें, यानी कोई टूरिस्ट से संबंधित चीज है, कल्चर से संबंधित चीज है, वहां होगा। जैसे पिथौरागढ़ बारे में गए आप, पिथौरागढ़ में आपने उसमें जब साइट पे जाओगे, साइट पे जाने के बाद कहीं टॉप में लिखा होगा टूरिज्म से संबंधित हो, कल्चर से संबंधित हो। जैसे कल्चर में गए आप, कल्चर में आपने क्लिक किया तो कल्चर में 3-4 चीजें वो दे देगा, जैसे हिल यात्रा दे देगा। तो 25-50 शब्द के लायक तो आपको वहां इतना बढ़िया लिखा होगा। हालांकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो वो एक प्रकार की संजीवनी है इंग्लिश। हम हिंदी मीडियम वाले कई बच्चे हैं जिनको शायद वो लैंग्वेज समझ में ना आए, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वो संजीवनी है। और जो हिंदी मीडियम वाला है वो क्या करेगा, वो अगर उसको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो वो चीज एटलीस्ट पढ़ के जा सकता है। यानी जो चीज उसने दी हुई है वो चीज अगर वो पढ़ के जाएगा तो उसका काम बन जाएगा। और आप देखना, आप जिस दिन ये पेपर दोगे, जितना मैंने आपको ये वाला पोर्शन बताया है, इसमें उत्तराखंड का लगभग 80% पोर्शन कवर होगा। यानी उत्तराखंड हिस्ट्री को छोड़ के मैक्सिमम चीजें कवर हो जाती है। इससे बाहर नहीं पूछता वो, ठीक है, वो इस लेवल का पूछेगा। और कई चीजें ऐसी हैं, हाँ ये ध्यान रखना, जैसे आपका मतलब ये करंट अफेयर से संबंधित चीजें हैं, उत्तराखंड सरकार की योजनाओं से संबंधित चीजें, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जैसे होम स्टे से संबंधित है, दीनदयाल उपाध्याय, अब उसमें कैसे तड़का लगाना है, यानी उसमें कैसे आप लोग तड़का लगाओगे, उसके लिए एक सिंपल सी चीज है। जैसे अभी बजट पेश हुआ है, आप लोग जानते हैं, कहीं आपको नंदा देवी नंदा देवी जो कन्याधन योजना है उसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो आप लोग जानते हैं कि नंदा देवी जो मतलब योजना है वो क्या है, किस चीज की है। और हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने अपने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इसमें इतने रुपए का प्रावधान किया है बजट सेशन में। तो अगर आपने ये चीज इंक्लूड कर दी तो आपको सोने पे सुहागा हो जाएगा, मान के चलिए। अब आप कहोगे सर हम ये बजट के डेटा कहां से ले, कैसे पकड़े? आप लोग सभी लोग एक्टिव हैं, जाइए साइट पे चेक कीजिए, उत्तराखंड सरकार के 2022-23 का बजट देखिए। या अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो मैक्सिमम लोग, मुझे लगता है कि फेसबुक वगैरह तो यूज करते होंगे, फेसबुक यूज करते हो तो उत्तराखंड DIPR, ठीक है, उत्तराखंड DIPR इनकी साइट है, मतलब एक साइट का एक फेसबुक पेज भी है इनका, DIPR फेसबुक होगा इनका, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम कुछ होगा, इस टाइप सूचना का है कुछ इस टाइप का, DPR है, DIPR इस टाइप का है, कुछ देख लेना तो वहां आपको मिल जाएगा। या मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखंड सरकार देखना तो उसमें आपको क्या दिखेगा, जैसे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने अलग अलग फोटो डाली है अपनी, उसमें डाला है जैसे वृद्ध जनों के लिए, विकलांग जनों के लिए क्या क्या प्रावधान किया है, स्पोर्ट्स के लिए क्या किया है, और छात्रों के लिए क्या किया है, यानी एजुकेशन के लिए क्या किया है, या टूरिज्म के लिए क्या क्या कितने का प्रावधान किया है। तो उन्होंने टोटल बजट दिखा रखा है कि इसको इतना करोड़ रुपया, इसके लिए इतना करोड़ रुपया, इसके लिए इतना करोड़। तो अगर आप ये डेटा पकड़ के निबंध के सेक्टर में इंक्लूड कर देते हो, कोई ऐसा पॉइंट आपको लगता है आपका ऐसे राइटिंग का कि आप निबंध के सेक्टर में उस पॉइंट को इंक्लूड कर रहे हो, या आपकी कोई छोटी से 25 शब्द 50 शब्दों में लिखने को आ गया, 100 शब्दों में लिखने को आ गया, वहां पर इंक्लूड कर रहे हो, तो वो चीज आपके सोने पे सुहागे का काम करेगी। ध्यान रखना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। और चीजों को ऐसे ही बढ़ाया जाता है। यानी अगर आप कहोगे सर हटके कैसे कर रहे हैं, हम आपने तो सबको बता दिया, लेकिन ये भी मेरी भी मजबूरी है, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं छुपा नहीं सकता हूँ चीज़ों को, क्योंकि अगर मैं किसी एक को बताऊँ तो फिर मेरा मन नहीं मानता, मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि मेरे लिए सभी छात्र बराबर हैं। मैं आपको एक राह दिखा सकता हूँ कि आप इस तरीके से करना, वर्क खुद ही करना पड़ता है। बाकी जैसे
जीएस का जो पोर्शन है इसमें मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जितने भी क्वेश्चन दिए उनको तो कर ही जाना। अब होता क्या है, एक एक दो दो नंबर का क्वेश्चन एक सेक्शन से आएगा। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री से सपोज एक ही क्वेश्चन आएगा। अब एंशिएंट हिस्ट्री उतना बड़ा सिलेबस है, तो आप मैं कहाँ से पिक करूँ बताओ। हर क्वेश्चन तो आपको दे नहीं सकता हूँ, वैदिक पीरियड से आपको दे नहीं सकता हूँ, मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से आपको दे नहीं सकता हूँ। वरना अगर पूरा 250 नंबर का पेपर होता, 200 नंबर का पेपर सिर्फ एक हिस्ट्री का होता, तब तो मैं पूरा पकड़ लेता कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पकड़ेगा। लेकिन जहाँ स्कोप ही एक एक दो दो नंबर का, एक एक दो दो क्वेश्चन का है मैक्सिमम, वो भी तो वहाँ पर एक शिक्षक के लिए भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि वो क्या बच्चों को दे क्या न दे। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन को विशेषता फोकस करना, यानी आप किसी राजा के बारे में पढ़ो, इससे बेहतर ये है उस टाइम पे आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति के क्षेत्र में क्या हुआ, उस टाइम उनका रेवेन्यू सिस्टम या इकोनॉमी सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, यानी उनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। इस प्रकार की चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना, ये इन कंपैरिजन कि आप युद्ध को पढ़ो, राजा को पढ़ो, राजा के भाइयों को पढ़ो, इस तरीके से क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हो। पॉलिटी के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितना मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपको दिया है, आप अगर उतना भी करके जाते हैं तो आपका पॉलिटी से क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। पॉलिटी उसी लेवल की पूछेगा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं पूछेगा। हाँ अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, थ्योरेटिकल का मतलब जैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से किस प्रकार से बेहतर है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, यानी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो अदर सिस्टम से कैसे बेटर है, इस पे 100 शब्दों में लिखो। फिर तो आपको पॉइंट वाइज खुद ही अपने ज्ञान के आधार पर, क्योंकि आपका एग्जामिनर आपसे ये उम्मीद करता है कि अगर बच्चा लोअर पीसीएस का मेंस है या अपर पीसीएस का कोई मेंस है वहाँ बैठ रहा है, तो उसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो इस तरीके के मतलब जो क्वेश्चन आते हैं उनको किस प्रकार से वो जवाब दे सकता है, किस तरीके से वो उसकी क्या कर सकता है, आंसर राइटिंग कर सकता है। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं। दूसरा जो जीएस वाला पोर्शन है, अब मैं उसको आगे को कंटिन्यू करूंगा आपका टेलीग्राम वाले ग्रुप में। जो भी सिलेबस दिया होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग करूंगा, इसमें फालतू चीजें नहीं की जाएंगी। ये वाला पोर्शन मैंने आपको उत्तराखंड के लिए बता दिया। तो जब आप इतना करके जाते हैं तो मान के चलिए अगर आप कहीं 130, 35, 40 के आसपास स्कोर कर पाते हैं, यानी अब घर पे तो पता नहीं चलेगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, ये तो कोई आइडिया आएगा नहीं, क्योंकि वो मेन्स का एग्जाम है, कोई प्री तो नहीं है कि एक नंबर का है तो सही है तो सही है, गलत है तो गलत ही, तो फिर अनसर्टेन है इसमें। कभी 135 भी आ सकते हैं, कभी 170 भी आ सकते हैं, कभी 100 से कम भी हो सकते हैं, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो सब आपके आंसर राइटिंग पे डिपेंड करता है। अब आप कहोगे सर कितने शब्दों में लिखेंगे, देखो मैं आपसे कह रहा हूँ 100 का है तो 120-25 तक चल जाता है। ठीक है, राइटिंग पे थोड़ा फोकस करना, क्योंकि जितना बेहतर राइटिंग बनाओगे उतने अच्छा मतलब एग्जामिनर पे क्या पड़ता है, असर पड़ता है। अब कई बच्चे लोग ये कहेंगे ना आंसर मतलब ये आंसर राइटिंग का कोई ज़्यादा मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी लिखो, आपका कंटेंट सही होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक ह्यूमन नेचर है, आपका कंप्यूटर तो चेक नहीं कर रहा जो राइटिंग पे ध्यान नहीं देगा, कर तो इंसान ही रहा है ना। अब ह्यूमन नेचर है, मैं ही हूँ, जैसे एक शिक्षक हूँ मैं, सपोज मुझसे कहा कि चलिए आप कॉपी चेक कीजिए, मैं और उसने मुझसे ये कह दिया कि राइटिंग का कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उसके कंटेंट पे ध्यान देना। अब 2 छात्र आए, 2 छात्रों ने आंसर लिखा और आंसर उनका लगभग सिमिलर है, यानी दोनों ने कंटेंट बेहतर दिया, और एक की बहुत अच्छी राइटिंग है जिसको पढ़ते ही दिल खुश हो गया, मतलब देखा पूरा बिल्कुल साफ स्पष्ट पढ़ने में आया, और दूसरा वाला है मैटर बहुत अच्छा लिखा, लेकिन थोड़ा सा उसकी राइटिंग की वजह से मन उतना खुश नहीं हुआ, क्योंकि राइटिंग में मजा नहीं आता। तो अगर एक को 10 दे रहा हूँ तो एक को 8 में मैं रोक दूंगा, ये ह्यूमन नेचर है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक एक 2-2 नंबर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है फिर लास्ट में फाइनल ओवरऑल स्कोर में। तो अपनी राइटिंग पे और शुद्धियों पे ध्यान देना, यानी अशुद्धि नहीं करनी है, यानी आप जो लिखोगे मात्राएं कहाँ जा रही कैसे जा रही, इस चीज़ को विशेषकर ध्यान देना, और फुल स्टॉप कॉमा कहाँ लगता है, सेंटेंस कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, इस चीज़ को भी ध्यान देना, यानी सेंटेंस से ब्रेक कहाँ करना है, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है मेन्स के आंसर राइटिंग में। बहुत ज़्यादा तनाव लेके, बहुत ज़्यादा परेशान होके आप लोअर पीसीएस की मेंस की मत सोचिए, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है ये जो बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेके आया है। क्यों? क्योंकि इसमें हिंदी ड्राफ्टिंग का सेक्शन तो फिक्स है, वो तो आप जैसा लिखोगे वैसा पाओगे। ठीक है, ऐसे राइटिंग मैंने आपको बहुत बार गाइड किए हैं कि ऐसे राइटिंग के अंदर आपको जैसे करंट अफेयर से संबंधित योजनाओं को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और एज ए स्टूडेंट आप सरकार की क्रिटिसाइज मत कर देना वहां जाके। ठीक है, मतलब किसी के पक्ष में और किसी के पक्ष विपक्ष में लिखने से बेहतर है कि आप एक संतुलित जवाब लिखिए। कई लोग क्या कर देते हैं ना, भावुक हो जाते हैं एग्जाम, और नाम वगैरह मत लिखना है। ठीक है, जैसे कई लोग क्या कर देते हैं, सोनिया गांधी नहीं, ये राजीव गांधी के समय में ये हुआ था, या नरेंद्र मोदी के समय में ये हो रहा है, ऐसे नहीं लिखना है। यानी नाम को लिखने के बजाय आप लिख सकते हो वर्तमान प्रधानमंत्री या पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे श्री इनके, इस मतलब नाम से बचना। आप
पॉलिसी लेके आइए, पॉलिसी के बारे में अगर कहीं बताते हैं तो उसको लिखिए, बहुत ज़्यादा भावुक होके, मतलब कहीं भी आपको एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि किसी एक पक्षी की ओर इसका आंसर झुक रहा है। आंसर राइटिंग आपकी बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है, और इस चीज़ को आप बेहतर कर सकते हैं। आप एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आप एक प्रशासनिक सेवा में आएंगे, आप तहसीलदार बनेंगे, आप अदर पोस्ट को गेन करेंगे, तो एक प्रशासनिक सेवा में आने का ये मतलब होता है कि आपसे ये उम्मीद वो पहले से ही करेगा। एग्जाम के जो मेंस के आंसर राइटिंग है, वहीं से आपसे ये उम्मीद की जाती है कि ये एक न्यूट्रल स्टूडेंट रहे, ये किसी राजनीतिक मतलब कि वो राजनीतिक पक्ष की ओर झुकाव लेते हुए आंसर राइटिंग को न करे। ये थोड़ा विशेषकर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उस पर मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा फोकस करना, ये मेरी पर्सनल राय है। अब हो सकता है कि एंशिएंट से ही ज़्यादा दे दे या उससे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली आप देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली 1885 के बाद, उससे पहले का एक 1857 की क्रांति को थोड़ा सा ध्यान देना। इसके अलावा जो सामाजिक सुधार हुए हैं भारत में, जैसे सती प्रथा का अंत है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, शारदा एक्ट है, ये मतलब बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है, इस प्रकार के जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसको आप लोग ध्यान रखना। बाकी 1885 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मूवमेंट हैं, उसके जो फेमस अधिवेशन से तो नहीं आएगा, जैसे असहयोग है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, साइमन कमीशन का भारत आगमन है। इसके अलावा जो भी चीज़ें वहाँ पर फेमस हुई हैं, गोलमेज राउंड टेबल समिट है, क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है, यहीं कहीं इन्हीं के इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन क्या होता है, घूमता है। और साथ साथ ही ये भी ध्यान रखना, जो 25-25 शब्दों में लिखने को आते हैं, जैसे काकोड़ी षड्यंत्र के बारे में आ गया, अगस्त प्रपोजल यानी अगस्त प्रस्ताव के बारे में लिखने को आ गया। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, मैंने आपको बहुत बार, अगर आप ये देखेंगे कि मैंने एनसीईआरटी फैक्ट सीरीज के अंदर आपको जिन टॉपिक का नाम लिया है, हाईलाइटेड टॉपिक हैं, या जो आपको हिस्ट्री पढ़ा रखी है मैंने पहले एनसीईआरटी आधारित पे, वहाँ पे जो हाईलाइटेड टॉपिक है जहाँ पे मैंने फैक्ट कराए हैं, उन्हीं टॉपिक को आप 25 से 100 शब्दों के बीच तैयार करके ले जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब जाओगे तो जीएस वाला पोर्शन, अब इकोनॉमी है, इकोनॉमी में देखो क्या है, इकोनॉमी में क्या लिखोगे आप, इकोनॉमी में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आपका वर्तमान समय से आ सकता है, बाकी बेसिक टर्मिनोलॉजी जैसे मुद्रास्फीति क्या होती है, और इसके अलावा जो रिसेशन यानी जो आपका क्या कहते हैं मंदी है, मंदी वाली मंदी क्यों आती है, मंदी क्या होती है, साथ ही साथ पंचवर्षीय योजना से तो कम चांसेस है क्वेश्चन आने के। और इसके अलावा भारत सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, मनरेगा वगैरह, फूड सिक्योरिटी वगैरह, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो ये इकोनॉमी में बहुत डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है, आपसे वो कोई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या आपका वो पूछ दे 25-25 शब्द में, तो थोड़ा ये ध्यान रखना। लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके या बहुत डीप पढ़ के यहाँ से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। इकोनॉमी में उसने वही दिया है, देखना आप सिलेबस में देखना, उसने बहुत ज़्यादा खोल के नहीं दिया है, जैसे उदारीकरण, वैश्वीकरण और ये आपका निजीकरण यानी एलपीजी जो है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस टाइप की टर्मिनोलॉजी उसने दिए हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में देख जाना, जैसे वो ये आपका WTO ट्रेड मतलब चर्चा में रहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में रहता है, यूएनओ चर्चा में रहता है, यूनेस्को चर्चा में रहता है, यूनिसेफ चर्चा में रहता है। इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रख के जाओगे। तो इस तरीके से आपका जीएस वाला पोर्शन एक प्रकार से मान के चलिए, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, पेपर एक ही है, स्कोप कहाँ से क्वेश्चन देगा मुझे भी नहीं पता चलता है कभी कभी, लेकिन हम लोग इतना कर सकते हैं, जो फेमस चीज़ें होती है, जो हाईलाइटेड चीज़ें होती है, वो ध्यान में रख के जा सकते हैं। और जितना मैंने आपको टेलीग्राम में कराया वो देख के जाइए, उत्तराखंड का मैंने पोर्शन आपको बता दिया, वो देख के जाइए। और बाकी जीएस वाला जो सेक्शन है, पॉलिटी का आपका लगभग कंप्लीट है, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री लगभग कंप्लीट है, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे कराई हुई है। एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री आपके लिए रिस्क है, जैसे मैंने अकबर के शासनकाल के बारे में कहा था कि थोड़ा अकबर का पढ़ के जाना, मौर्य में अशोक सम्राट का पढ़ के जाना। इसके अलावा थोड़ा ये जो तुगलक मतलब क्या है, वो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक है, उनके बारे में थोड़ा देख के जाना। थोड़ा सा आप ये जो सल्तनत कालीन स्थापत्य कला है, चाहे कुतुब मीनार है या इसके अलावा जो भी मतलब स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उसके बारे में हल्का फुल्का देख के जाना, इससे ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब आता है भूगोल वाला पोर्शन। भूगोल के अंदर भी क्वेश्चन के जैसे नदी के बारे में आ गया, ये इतना आता नहीं है वैसे, क्योंकि ना जियोग्राफी का जो पोर्शन है, वर्ल्ड जियोग्राफी से तो क्वेश्चन वो मुश्किल से ही पूछेगा। हालांकि जैसे अभी परसों एक पेपर हुआ था, कहीं किसी ने मुझे क्वेश्चन भेजा था, उसमें एपीओ का हुआ था, कौन सा हुआ था, जिसमें एक क्वेश्चन आया था कि मतलब ये पर्वत निर्माणकारी जो क्रियाएं होती है, यानी जो वो किस प्रकार से पर्वत निर्माण होता है, मेरी डेप्थ वाली क्लास से आ गया था। सेकेंड क्वेश्चन था जो मैंने भूगोल गहन अध्ययन करा रखा, वहां से आ गया था। अब उस तरीके से पेपर बनता है तो फिर तो आपके लिए मतलब एक प्रकार रिस्क भी साबित हो सकता है। लेकिन अगर जनरल इंफॉर्मेशन बेस्ड बनता है तो भूगोल के अंदर आप लोग कर लोगे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं भूगोल के अंदर, आपकी समझ पे ही आधारित आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखना कि क्या क्या करना है, ठीक।
जो सेकंड सेक्शन आता है आपका वो आता है हिंदी वाला सेक्शन। अब हिंदी के अंदर आप जो लेटर राइटिंग है, ड्राफ्टिंग, वो सिर्फ प्रैक्टिस। देखो 60 दिन बचे हैं, आप नेट से कीजिए, उत्तराखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से कीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार की साइट से कीजिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय से कीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं। कार्यालय आदेश कैसे बनते हैं, प्रतिलिपि देखना किस तरीके से जाती है, किस प्रकार के कार्यालय आदेश होते हैं, कार्यालय ज्ञाप किस प्रकार से निकाले जाते हैं, अधिसूचना किस प्रकार, अधिसूचना के फॉर्मेट निकाल लीजिए, वो सब काम बन जाता है। वो अगर आप ड्राफ्टिंग के पोर्शन पे तनाव लेके चल रहे हैं तो फिर आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आएगा क्वेश्चन, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ये पत्र किसको कहते हैं, इसका एक फॉर्मेट तैयार कीजिए, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आएगा, और वो मैंने पूरी डेफिनेशन के साथ साथ आपको फॉर्मेट बताए हुए हैं। हाँ, प्रैक्टिकली अगर आपको लिखने को आता है कि ये आप ये हैं वो इस प्रकार से, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। कोई भी शिक्षक आपको नहीं कराएगा, वो सिर्फ कहने की बात है कि मैं करा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं लिख, लेकिन वो सब आपकी खुद की इनिशिएटिव, कितना आप इनिशिएट लेते हैं, कितना आप जागरूक हैं, कितना आप चीज़ों को ध्यान देते हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है। देखो हमेशा याद रखना, जब आप पेपर देने जाओगे, सेकंड पेपर आपका स्कोरिंग रहेगा, कौन सा वाला, जहां आपका ऐसे राइटिंग वगैरह है। और ऐसे राइटिंग के लिए मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ बताई हुई है, आप जरूर उसमें करंट अफेयर की इश्यू डालना है, ठीक है। ऐसे राइटिंग में पक्का जो भी आपका, जैसे आप जिस सब्जेक्ट, वो तो आप तय करोगे पेपर में जाके किस सब्जेक्ट पे आपने क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। और जैसे ही आपने तय कर लिया, आपने टॉपिक नाम लिख लिया, आपने कहा मैं इस पे ऐसे लिखूंगा, तुरंत वहीं पे अपने दिमाग में अभी कॉपी में लिख लो इसी के ब्रैकेट में, तो तत्काल प्रभाव से 2 मिनट सोचोगे करंट के इश्यू क्या क्या है, उससे यानी अपने माइंड को घुमाना कि हाल फिलहाल में इस प्रकार की कौन सी चीज़ें हुई हैं, कोई बर्निंग इश्यू, कोई ऐसा मुद्दा जो इससे रिलेट करता है, वो चीज़ें आपको जरूर इंक्लूड करनी है। और ऐसे राइटिंग के अंदर मैंने आपसे पहले भी कहा है, सरकार की योजनाओं के बारे में बताना है, सरकार क्या स्टेप ले रही है वो बताना है, क्या रिफॉर्म किए जा सकते हैं वो बताना है, अपना सुझाव देना है, क्या कमियां रहेगी। तो एक ऐसे राइटिंग बैलेंस होता है, मतलब आप एक थीम पकड़ो उसकी कि आप क्या कहना चाह रहे हो, उसी को खोलते 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 क्या करना है, आपको एंड करना है। और जो भी 600 शब्द में है या जो भी है, थोड़ा 100-150 शब्द आगे पीछे चल जाते हैं, ठीक है। और राइटिंग पे विशेषकर ध्यान देना, और कई कोटेशन वगैरह जो होते हैं, कभी वो होता है कि इसने ये कहा था, वो कहा था, उसको हाईलाइट करके ब्लैक पेन से लिख लेना, क्योंकि स्कूली ट्रेंड अभी भी चलता है, वो हर जगह चलता है, तो आप चाहें तो उसको क्या कर सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप आज से एक्टिव कर दूंगा मैं आपके जीएस वाले पोर्शन के लिए, तो आप जीएस का पोर्शन जितने मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, भले ही आप किसी भी तरीके से तैयार करके जाओ, लेकिन जीएस वाले इन क्वेश्चंस को आप लोग क्या करके जाना बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम होने से पहले, क्योंकि 60 दिन बहुत होते हैं। आप इन 60 दिनों में कम से कम, अगर मैं 2-2, 4-4 क्वेश्चन भी दूंगा, 4 क्वेश्चन भी एक दिन के देता हूँ, तो 6 को 24, यानी कितने हो जाएंगे आपके, 60 को 4 से इंटू करो, 240, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो यहाँ नहीं होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में 240, इनमें से लगभग आपको 150 क्वेश्चन आते ही होंगे, 60-70 क्वेश्चन नहीं भी आते होंगे, आप कर लोगे। उत्तराखंड के पोर्शन के लिए मैंने आपको आज बेहतर तरीका बता दिया कि कैसे आप उत्तराखंड के पोर्शन को और बेहतर कर सकते हो किताबी ज्ञान के अलावा। तो जब इस प्रकार से सब चीज़ें देख के जाओगे, तब आप एक बेहतर आंसर लिखने में अपने आप को सक्षम पाओगे। और आज लग रहा होगा कि यार कैसे होगा, क्या होगा, दिमाग में चीज़ें बैठ रही है, नहीं बैठ रही है, पढ़ा होगा, एग्जाम में सब याद आ जाएगा, ठीक है। ये वो एफआरओ नहीं है, एफआरओ का पोर्शन थोड़ा सा मैं मानता हूँ आप लोगों के लिए दिक्कत क्रिएट कर रहा होगा, ऑप्शनल वहाँ पे है, लेकिन ये लोअर पीसीएस है, यहाँ पर आपकी अलग चीज़ होती है। बन जाओगे 5 साल में तहसीलदार बन जाओगे, उससे 10-12 साल 13 साल बाद एसडीएम बन जाओगे, तो इससे बेहतर क्या चाहिए बताओ। ग्रुप सी में नौकरी करने से अच्छा तो ये नायब तहसीलदार वगैरह इनकी जॉब पकड़ो, मेहनत कर ही रहे हो, और थोड़ा सा अपने आप को 2 महीना झोंक दो, अखबारों से अपडेट रखो, जो करंट इश्यूज हैं वो रखो, राइटिंग पे फोकस करो, आपकी कॉल आ जाएगी। यानी आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखोगे, आपको इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाएगा, फिर इंटरव्यू के लिए गाइड करने के लिए हूँ ही मैं, मिल लोगे एक दिन मेरे से। फिर तो लिमिटेड स्टूडेंट बचते हैं, फिर क्या बचेंगे इसमें, जितने मेरे छात्र हैं 50-60 स्टूडेंट बचेंगे जिसका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। वो किसी भी दिन आके देहरादून में जहाँ भी आप चाहें तो मिल सकते हैं, आपको गाइड कर दूंगा किस प्रकार से इंटरव्यू को फेस करना है, तो बहुत ईजिली आप चीज़ों को कवर करने में सक्षम हो जाओगे, ठीक है। होपफुली ये चीज़ें आप लोगों के समझ आई होंगी, इस पर एक बार काम कर लेना, सही तरीके से आप लोग काम कर लेना, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट वीक से मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कोई ना कोई क्लास लोअर पीसीएस पे आए, लेकिन नहीं भी आएगी तो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मैं एक्टिव रहूंगा, वहां आपको मैं चीज़ों को समझा दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।